हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पाक को दी सौगात पर अमेरिका की सफाई। अमेरिकी डिप्लोमेट ने कहा यह F-16 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट की बिक्री मदद नहीं। तो दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट रखरखाव के लिए $45 करोड़ यानी 3,581 करोड़ देने की मंजूरी दी है। वही दोस्तों, एक अमेरिकी राजसैनिक ने इंटरव्यू में बताया कि यह पाकिस्तान के साथ मौजूदा F-16 बेड़े के लिए स्पेयर पार्ट की बिक्री है, न कि अमेरिकी सरकार ने उनकी सहायता की है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण एशिया और मध्य एशियाई मामलों के अमेरिकी सहायक मंत्री डोनाल्ड लू ने बताया है कि यह अमेरिका का वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है कि वह जब किसी देश को डिफेंस इक्विपमेंट देता है तो अंत तक उसके रखरखाव के लिए बाकी सहयोग भी मुहैया करवाता है। और दोस्तों, हम फाइटर जेट के विंग्स और इक्विपमेंट की सर्विसिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे में यह बिक्री है, मदद नहीं। और दोस्तों, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास मौजूदा F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े में काफी पुराने विमान है और इनमें से कुछ विमान 40 साल से अधिक पुराने हैं जो बिना मेंटेनेंस के खराब हो जाएंगे। और दोस्तों, इससे वे पायलटों और अन्य लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, डोनाल्ड लू ने बताया कि इस दौरान पाकिस्तान को कोई नए वेपन सिस्टम नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार कई चिंताओं सुना है और मैं साफ कहता हूं कि यह एक सुरक्षा और रखरखाव का कार्यक्रम है, कोई नए विमान और वेपन सिस्टम पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रिसर्च इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनेगा भारत। पीएम मोदी ने साइंस कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन, कहा देश की इंडेक्स रैंकिंग में भी हो रहा सुधार। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में शनिवार को सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा है कि जब ज्ञान विज्ञान से हमारा परिचय होता है तब संसार की सभी संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है और सॉल्यूशन और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इससे प्रेरणा आज का नया भारत जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा है कि आजादी के इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हमें एक साथ अनेक मोर्चों पर काम करना है और अपनी साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च को हमें लोकल स्तर तक ले जाना है। वही दोस्तों, पीएम के मुताबिक भारत की इंडेक्स रैंकिंग में भी सुधार हो रहा है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार विज्ञान आधारित विकास की सोच के साथ काम कर रही है और दोस्तों 2014 के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश में काफी वृद्धि की गई है। इसी के साथ दोस्तों, उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से आज भारत इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है, जबकि 2015 में भारत 81वें नंबर पर था। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इस सम्मेलन का लक्ष्य 2030 तक अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना है। साथ ही दोस्तों, कृषि और किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप, पीने के पानी के लिए नवाचार करना है, जिससे रोजगार पैदा होंगे और लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेगी जो देश के विकास और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव पर 5 सांसदों ने जताई चिंता। सीए चीफ मधुसूदन मिस्त्री को लिखा लेटर, कहा वोटर लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए। तो दोस्तों, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही पार्टी में दरार दिखने लगी है। तो दोस्तों, पार्टी के कई सीनियर नेता इस पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। वही दोस्तों, अब कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चीफ मधुसूदन मिस्त्री को लेटर लिखा है। वही दोस्तों, लेटर में सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की है। वही दोस्तों, सांसदों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्तिक चिदम्बरम, प्रद्युत बरदोलोई और अब्दुल खलीक का नाम शामिल है। तो दोस्तों, इन सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए निष्पक्ष चुनाव न होने को लेकर आशंका जताई है और दोस्तों, उन्होंने मिस्त्री से अपील की है कि वोटिंग में हिस्सा लेने वाले और संभावित उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट की लिस्ट भी उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सांसदों ने लेटर में कहा है कि उनका मतलब ये कतई नहीं है कि पार्टी के किसी आंतरिक दस्तावेज को ऐसे ढंग से जारी किया जाए कि इसका किसी भी तरीके से दुरुपयोग हो। वही दोस्तों, सीईए ने मधुसूदन मिस्त्री से आग्रह किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन मंडल की लिस्ट वोटिंग में हिस्सा लेने वाले और संभावित उम्मीदवारों को दी जाए। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों, चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 22 सितंबर को चुनावी संबंध
नोटिफिकेशन जारी होगा और 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 104 अंक बढ़कर 59,793 पर बंद, निफ्टी 34 अंक चढ़ा, टेक महिंद्रा और अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर्स। तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में पांचवी और आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों सेंसेक्स 104 अंक की तेजी के साथ 59,793 अंक पर बंद हुआ है। वही दोस्तों निफ्टी 34 अंक के उछाल के साथ 17,833 अंक के स्तर पर बंद हुआ है। वही दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 13 शहरों में तेजी रही है, वही 17 शहरों में गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों दूसरी ओर सोने चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों 24 कैरेट वाला सोना 50,877 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। और दोस्तों चांदी की बात करें तो यह 54,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और दोस्तों आज रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चार धाम यात्रा के इतिहास में बना नया रिकॉर्ड, 4 महीने में 40 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होते ही बुकिंग हुई फुल। तो दोस्तों मौसम अच्छा होने से एक बार फिर से चार धाम यात्रा के लिए लोग जाने लगे हैं। तो दोस्तों जहां एक हफ्ते पहले तक हर रोज 5,000 यात्री चार धाम पहुंच रहे थे, वही दोस्तों अभी इस हफ्ते की शुरुआत से यह आंकड़ा 25,000 से ज्यादा आ गया है। तो दोस्तों अब तक 4 महीने में श्रद्धालु की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। वही दोस्तों इनमें सर्वाधिक 11 लाख श्रद्धालु केदारनाथ में पहुंचे हैं और अभी 1.5 महीने की यात्रा बची है। वही दोस्तों इससे पहले 2019 में सबसे ज्यादा 34 लाख श्रद्धालु चार धाम पहुंचे थे। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि मानसून के बाद ऑल वेदर रोड का हाल खराब है और हर 5 किमी पर कहीं ना कहीं पहाड़ दरक कर सड़क पर गिरा है, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। और दोस्तों ऋषिकेश से व्यासी तक 4 जगह चट्टानें टूटकर सड़क तक आ गई है। तो दोस्तों इससे कई जगह रास्ता सकरा हो गया है और सबसे ज्यादा डर और दिक्कत कोडियाला से तोता घाटी के बीच है। और दोस्तों यहाँ भी अभी भी पत्थर गिरे हुए हैं और वरिष्ठ भूवर्ग वैज्ञानिक प्रो एसपी सती बताते हैं कि सड़कों की कटिंग के बाद उसके ऊपरी चट्टानों का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो इसके कारण हादसे हो रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ब्रह्मास्त्र को लेकर कंगना का करण पर हमला, आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं, बेईमानी कर सकते हैं पर अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। तो दोस्तों रणवीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र रिलीज हो गई है। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स का मिला जुला रिस्पॉन्स आया है। तो दोस्तों अब फिल्म को लेकर कंगना रनौत का रिएक्शन भी सामने आ गया है। तो दोस्तों कंगना ब्रह्मास्त्र को दिए गए नेगेटिव रिव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, जब आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कंगना ने कहा कि करण जौहर हर शो में लोगों को रणवीर आर्या को बेस्ट एक्टर और आयान मुखर्जी को जीनियस कहने को मजबूर करते हैं। वही दोस्तों लोग धीरे धीरे इस झूठ पर विश्वास करने लगे हैं। वही दोस्तों करण ने 600 करोड़ रुपए एक ऐसे डायरेक्टर को दिए जिसने अपने कैरियर में एक भी अच्छी फिल्म नहीं बनाई। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि कंगना ने आगे लिखा है कि अब उनकी गुटबाजी उन्हीं को काट रही है। शादी से लेकर होने वाले बेबी का पीआर किया, मीडिया को कंट्रोल किया, केआरके को जेल में डाला, रिव्यू खरीदे और टिकट भी खरीदे। और यह लोग सब कुछ बेईमानी से कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी ईमानदार फिल्म नहीं बना सकते। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम सोरेन के बाद भाई बसंत की विधायकी खतरे में, चुनाव आयोग ने गवर्नर को भेजी अपनी राय, सबकी निगाहें राजभवन पर। तो दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद उनके भाई और दुमका से विधायक बसंत सोरेन की विधायकी का मामला भी राजभवन पहुंच गया है। तो दोस्तों सूत्रों की माने तो ईसीआई ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को बसंत सोरेन की अयोग्यता के संबंध में को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के 9A के तहत अपनी राय भेज दी है। तो दोस्तों अब राज्यपाल को चुनाव आयोग की राय पर फैसला लेना है। वही दोस्तों इससे पहले 25 अगस्त को ही निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता पर अपना फैसला झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दिया था। वही दोस्तों जिस पर 17 दिन के बाद भी राज्यपाल की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि बसंत सोरेन के मामले में 29 अगस्त को आयोग में सुनवाई हुई थी और इस दौरान बसंत के अधिवक्ता ने आयोग से कहा था कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने से जुड़े इस मामले में सुनवाई उचित नहीं है और यह राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वही दोस्तों आपको बता दें कि सीएम सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर भी अभी भी संशय बरकरार है। तो दोस्तों इस संबंध में इलेक्शन कमिश्नर ने 25 अगस्त को अपना मंतव्य राजभवन में भेज दिया था और दोस्तों उस पर गवर्नर ने
फैसला नहीं सुनाया। वहीं दोस्तों झारखंड में सियासी उठापटक के चलते हेमंत सोरेन को यूपीए गठबंधन के विधायकों को टूट से बचाने के लिए रायपुर ले जाना पड़ा था और फिर उन्होंने बहुमत दिखाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल किया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल की टी शर्ट की चर्चा। भाजपा बोली भारत देखो, 41,000 की टी शर्ट। कांग्रेस का जवाब 10 लाख के सूट पर बात करो। तो दोस्तों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शुक्रवार को राहुल गांधी तमिलनाडु में थे। तो दोस्तों वहां उनके कार्यक्रम से ज्यादा उनकी टी शर्ट पर चर्चा थी। तो दोस्तों राहुल गांधी ने बर्बेरी कंपनी की सफेद रंग की टी शर्ट पहनी थी। तो दोस्तों भाजपा ने उनकी फोटो ट्वीट कर लिखा, भारत देखो 41,000 की टी शर्ट। भाजपा ने अपने ट्वीट में कंपनी की ऑनलाइन सेल का प्राइस टैग भी दिखाया। तो दोस्तों भाजपा के ट्वीट के जवाब में कांग्रेस ने लिखा, अरे घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी, बताओ करनी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी से निकल रही है और मैं पार्टी का मेंबर हूँ, इसलिए मैं इस यात्रा में शामिल हूँ। और उन्होंने कहा कि यात्रा का मकसद साफ है, हम देश के लोगों को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। और दोस्तों राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मुझे इस देश और अपने बारे में समझ आ जाएगी, मैं 2 से 3 महीने में समझदार हो जाऊंगा। वही दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष के चेहरे पर जारी सियासी सस्पेंस के बीच शुक्रवार को राहुल ने इस पर भी अपनी पहली बार बयान दिया। और दोस्तों तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर चुनाव के बाद जवाब देंगे। और दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि मैंने इस पर अपना फैसला कर लिया है, मेरे मन में अब कोई भ्रम नहीं है, चुनाव नहीं लड़ा तो आपको जवाब दूंगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार से इनकार, पिटिशनर ने कहा इसे वापस लो। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका को वापस लेने का सुझाव दिया है। वही दोस्तों चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि ऐसी याचिका करना बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं और हमारा सुझाव है इसे वापस लेने का। तो दोस्तों आपको बता दें कि 26 मई को एक टेलीविजन चैनल पर नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की थी। इसके बाद देश में एक बड़ा विवाद और हिंसा शुरू हो गई थी और दोस्तों कई मुस्लिम देशों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था। और दोस्तों इसके बाद भाजपा ने शर्मा की टिप्पणियों से खुद को अलग कर उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। तो दोस्तों वही 19 जुलाई को सुनवाई में कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। वही दोस्तों कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों इससे पहले 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी और कोर्ट ने पैगंबर पर उनकी टिप्पणी के बाद हुई हिंसा के लिए उनको अकेले ही जिम्मेदार ठहराया था। और दोस्तों कोर्ट ने तब कहा था कि नुपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद, जय हिंद।